हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे, जो अभी काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है और इस पर काफ़ी आर्टिकल्स भी जो है पब्लिश हुए हैं। हम इस वीडियो में आपको आसान भाषा में दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ में बताने की कोशिश करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। देखिए, जो दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये जो है राजीव गांधी की सरकार में आया था 1985 में। तो इसका जो मकसद था वो ये था कि राजनीतिक स्थिरता रहे और जो ये एमएलएज और एमपीज जो दल बदल करते हैं, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि ऐसा ये ना कर पाएँ। तो इस वजह से ये दल बदल कानून आया था। इस कानून से पहले, क्योंकि 1985 में ये कानून आया था, तो इससे पहले जो है काफ़ी ज़्यादा दल बदल होते थे। वो मैं आपको इस पर बताऊंगा। तो उसे रोकने के लिए ही ये कानून लाया गया था। तो देखिए, इसके कुछ ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कि किस तरीके से आप एंटी डिफेक्शन लागू होगा और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये है कि मान लीजिए कोई इलेक्टेड एमएलए या एमपी है, वो वॉलेंटरी जो है रेजिग्नेशन देकर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसके खिलाफ जो है डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लगेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए पार्टी ने कोई विप जारी की, चाहे वो आपका एमएलए हो या एमपी हो, मतलब चाहे वो पार्लियामेंट हो या आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो पार्टी ने कोई विप जारी करी और उसका उसने पालन नहीं करा या वहाँ आया नहीं, तो इस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तीसरा जो केस है वो ये है कि मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है, उसने जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसको उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई जो है ये लागू होता है एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे भी। और चौथा केस जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर है। मान लीजिए कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता और उसके बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो तब ये एंटी डिफेक्शन लॉ उसके खिलाफ जो है लग सकता है और डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो ये चार जो हैं ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। तो मैं आपको 1985 के बारे में बता रहा था कि 1985 में लागू किया। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ 1952 में जो है जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, तो उस तो पहले 20 सालों में लगभग 540 बार जो है दल बदल किया गया। और लगा लीजिए ये एक संसदीय रिपोर्ट का ये आंकड़ा था। तो सरकारी रिपोर्ट तो ऐसी होती है, क्या पता से ज़्यादा भी हुआ होगा, लेकिन जो संसदीय रिपोर्ट का आंकड़ा था वो 540 बार जो है दल बदल किया गया। वहीं 67-68 में, यानी कि 1967-68 में ही जो है उन एक सालों में लगभग 440 बार दल बदल देखने को मिला। और ये जो आयाराम गयाराम जो ये टर्म काफ़ी यूज़ किया जाता है, एक्चुअली ये वहीं पर तभी आया था जब 67 में एक हरियाणा के एमएलए थे, उनका नाम गया लाल करके था। तो कम समय के अंदर ही जो है उन्होंने 3 बार जो है पार्टी बदली थी। तो तभी से ये आयाराम और गयाराम एक पॉपुलर टर्म यूज़ किए जाने लगा। और उसी दौरान 1967 में एक यशवंत चौहान करके एमएलए और एमपी दोनों ही एक्चुअली वो रहे हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। तो उन्होंने ही जो है ये एक रिकमेंडेशन दी थी कि एक अदल बदल कानून जैसा आए, बट उस समय ये हो नहीं पाया। उनका सजेशन से जो है वो उस समय लागू नहीं हुआ और 1985 में जाकर ये दल बदल कानून जो है आया। तो देखिए, इस दल बदल कानून में आपको मैंने ग्राउंड्स उसके बताए। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जब पहली बार ये लागू किया गया था तो ये था कि मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई सदस्य, एक तिहाई सदस्य अगर जो है कोई अपनी अदर पार्टी बना लेते हैं, अपना अदर ग्रुप बना लेते हैं, तो उस केस में दल बदल लागू नहीं होता था। अब उसका भी क्या कहते हैं मिसयूज़ होने लगा और 90s में काफ़ी ऐसा इसका मिसयूज़ होता था। इस जो इसका लूप होल था, और ये पहले तो जुडिशियल रिव्यू पे भी नहीं आता था। फिर 90s के बाद में जो है मिड 90s में ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी आने लगा, नहीं तो पहले जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी नहीं आता था। तो फिर उसके बाद ये जब ऐसा हुआ तो फिर वाजपेयी गवर्नमेंट में जो है दोबारा से इस पर बदलाव लाके इसे 2/3 कर दिया। मतलब अब कोई भी किसी पार्टी का सदस्य के 2/3 मेंबर अगर मान लीजिए एक सेपरेट वो सेपरेट कोई ग्रुप बना लेते हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं सेपरेट, तो उस केस में जो है दल बदल कानून जो है लागू नहीं होता है। तो ये इसका भी एक लूप होल है। और इसके बावजूद भी लेकिन दल बदल जो है वो बदला नहीं है, क्योंकि वही कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही साथ जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं और जो संख्या है वो लेजिस्लेटिव असेंबली या एमपीज़ की वो जो सीट में जो आ जाती है, आंकड़े जो आते हैं वो कम आ जाते हैं,
तो वहाँ पे बहुमत करना आसान भी हो जाता है, और फिर उसी जिस पार्टी पे वो ज्वाइन कर ली उन्होंने, उसी पर फिर वो टिकट लड़ते हैं और जनता उन्हें जिता भी देती है। तो जनता का भी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, जिस पर जो है काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये इसका पॉइंट है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है, एक्चुअली हमारे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपका एमपीज़ के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर है, और आर्टिकल 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर है। तो एक्चुअली जब अगर हम एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति के पास पावर होती है डिस्क्वालीफाई करने की। लेकिन इस केस में जब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हम करते हैं, चाहे वो हम आपके लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं या फिर हम जो है आपका पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पार्लियामेंट के केस में तो लोकसभा, राज्य में तो लोकसभा में आपकी स्पीकर के पास वो पावर हो जाती है, राज्यसभा में जो है चेयरमैन के पास वो पावर हो जाती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर के पास जो है वो पावर होती है डिस्क्वालीफाई करने की। अब उसके लिए क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्चुअली होता है वो यही लोग होते हैं। अब होता क्या है कि इस पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, दो पॉइंट अगर मैं इसमें बताऊँ तो जो ये आपके चेयरमैन या स्पीकर है, ये जो है इन्हें जो डिसीजन लेना होता है वो ये से उम्मीद की जाती है कि निष्पक्षता पूरी रखे, पर देखा गया है कि ये निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं, निष्पक्षता उसमें नहीं दिखाते। दूसरा ये टाइम पीरियड, तो देखिए इसमें टाइम पीरियड रहता है कि आपको ऐसा नहीं है कि कितने समय में आपको ये डिसीजन लेना है, तो बहुत साल, कई तो साल भी लगा देते हैं डिसीजन देने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने का एक जजमेंट आया था, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम मतलब 3 महीने के अंदर तो ये जो एक डिसीजन इस पे ले लेना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन पे। तो ये उनका जजमेंट रहा है। और ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, एक्चुअली ये स्पीकर और चेयरमैन पे लागू नहीं होता है। वहीं अगर इसके वे फॉरवर्ड की हम बात की जाए तो कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है कि उन्हें इसकी पावर दी जाए कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ की ये जो पावर है डिफेक्शन को लेकर, उनके पास पावर हो दल बदल कानून को लेकर। वहीं जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, उनका कहना है कि केवल ये जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया जाता है तभी ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये पावर डिफेक्शन के केस में जो पावर है वो आपके प्रेसिडेंट को दी जाए, कोई कहते हैं गवर्नर को दी जाए, कोई कहते हैं कि स्पेशल बॉडी बनाई जाए। तो ये बहुत सारे इसमें अलग अलग रिकमेंडेशन हैं दल बदल कानून को लेकर। बाकी आपकी क्या राय है, मैं चाहूँगा आप ज़रूर इस पर कमेंट करें, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो पहली बार कब आया था? तो आपको जो है कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर करें, आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।